वेलकम टू अड्डा स्कूल। आप सभी लोगों का अड्डा स्कूल पर बहुत 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 सारा स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इन सेशंस में वन शॉट सीरीज कवर कर रहे हैं ऑफ ऑल दी चैप्टर्स। तो हम क्या करने वाले हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं हमारे 3 चैप्टर्स को जो कि हमने विस्तार से लिए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, जो हम लाइन वाइज बता रहे हैं, जो हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं, राइट। तो एक चैप्टर तो हम लोगों ने लिया है जिसका नाम है द थर्ड लेवल, राइट। सेकेंड चैप्टर जो हमने लिया हुआ है वो है द टाइगर किंग, और जो अनदर चैप्टर हम लोगों ने लिया हुआ है वो है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। सो आइए स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। सो सबसे पहले आई विल कवर आवर चैप्टर, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज द थर्ड लेवल। दिस इज रिटन बाय जैक फिनी। आपको बताती चलूं, यहाँ पर थोड़ा सा एक आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के स्टोरी को लिखा गया है। यहाँ पर चार्ली नाम का एक बंदा है और चार्ली एक मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर वो एक लाइव विश फुलफिलमेंट कर रहा है। जीती जागती दुनिया में वो कुछ सपने देख रहा है, मतलब जीती जाती जिंदगी में एक सपने को वो पूरा कर रहा है, और वो एक पैरेलल वर्ल्ड में चला गया है। और वो पैरेलल वर्ल्ड उसका पास्ट का है, राइट, जहां पर उसके दादाजी रहा करते हैं। और जब वो अपने साइकोलॉजिस्ट को ये बताता है तो उसे पता चलता है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम एक्चुअली अ डिजीज। दिस इज कॉल्ड कि जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं वो अपने आप को एस्केप करवाना चाहते हैं इस वर्ल्ड से, और वो किसी अनदर वर्ल्ड में जाना चाहते हैं जहां पर खुशियां हों, because everybody is suffering from depression in this particular era, right? So यही हम लोग आज चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, घुमा फिरा करके पहले तो हमें बताया गया कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और फिर दूसरी तरफ बताया गया है कि जो सैम है, जो खुद साइकोलॉजिस्ट है, वही गायब हो गया और वही पास्ट में पहुंच गया है, गेल्सबर्ग, जहां पर चार्ली के दादा रहा करते हैं। और ये कैसे पता चलता है उसको? एक लेटर से पता चलता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। एज आई टोल्ड यू, द स्टोरी इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड लेट्स बिगिन विद दिस। सो कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क, the Grand Central Station has 2 levels. Nonetheless, Charlie, a 31-year-old city resident, talks that there exists a third level. Also, he claims that he has been there to talk about this problem. He visits a psychiatrist friend. So, ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल है। इसकी कसम वहां के प्रेसिडेंट भी खाते हैं। बट चार्ली पता नहीं कैसे थर्ड लेवल पर पहुंच गया। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि हु इज चार्ली। तो चार्ली 31 साल का आदमी है, ठीक है ना, और वो यहाँ न्यूयॉर्क का रहने वाला है, और वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से एक बार अपने घर आने का रास्ता चुनता है फ्रॉम ऑफिस। तो जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता है तो उसे तीसरा लेवल दिखाई देता है, और वो कहता है नहीं, मैं थर्ड लेवल पर गया हूं, आई स्वेयर मैं थर्ड लेवल पर गया हूं। लेकिन वहां पर तो सब इस चीज को क्लेम करते हैं कि सेकंड लेवल के अलावा कोई लेवल है नहीं ना। व्हाट इज सेकंड लेवल? आपको पता है, जब आप रेलवे स्टेशन जाते हो ना, मेट्रो स्टेशन जाते हो, तो आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो, सेकंड फ्लोर पे जाते हो, थर्ड फ्लोर पे जाते हो। सो यहाँ पर नीचे एक बेसमेंट है, उसके नीचे एक और बेसमेंट है। सो 2 ही बेसमेंट है, लेकिन ये तीसरे बेसमेंट पे क्या है ये कहता है, राइट नाउ। वो कहता है कि थर्ड लेवल है और मैं वहां पर गया हूं, जबकि नोबडी इज सेइंग दैट। नाउ जब वो अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में अपने एक दोस्त साइकियाट्रिस्ट से बताता है, साइकियाट्रिस्ट मतलब एक ऐसा इंसान जो लोगों के दिमाग का इलाज करता है, तो वो अपने फ्रेंड से बताता है, तो उसका फ्रेंड उसको बोलता है दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, राइट। और उसके फ्रेंड का नाम क्या है? उसके फ्रेंड का नाम है सैम। जो उसका फ्रेंड है वही साइकियाट्रिस्ट भी है, ठीक है। तो वो मेंटल ट्रीटमेंट करता है लोगों का। नाउ आगे बढ़ते हैं। He calls it a waking dream wish fulfillment. अब ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद भी रखना है। उसका दोस्त इस बीमारी को बोलता है कि ये एक वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। मतलब आप जीते जागते चलते फिरते अपनी विशेस को पूरा कर रहे हो। जबकि हम सो रहे होते हैं तो हम सपने देखते हैं, लेकिन इसको ये जीता जागता सपना आ रहा है। एंड एक्सप्लेन्स चार्लीज साइकोलॉजी बाय सेइंग दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी, वॉर एंड वरी। और वो इसका सिंपल सा उसको रीजन देता है कि देखो, जैसे कि तुम बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे दर्द है तुमको, बहुत सारे दुख है तुमको, ऐसे ही पूरा वर्ल्ड इस चीज से सफर कर रहा है। और जो भी इस दुनिया से, प्रॉब्लमेटिक दुनिया से बाहर निकलना चाहता है, एस्केप करना चाहता है, वो यही रास्ता चुनता है। वो जीते जागते सपने देखना शुरू कर देता है, और वो सपने को जीता भी। और वही तुम कर रहे हो। तुमने एक सपना देखा और सपने को तुम एक जीती जागती जिंदगी में पूरा कर रहे हो, जस्ट लाइक मॉन्जुलिका, राइट नाउ। एंड एवरीबॉडी वांट टू एस्केप सम टेम्परेरी रेफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। और हर इंसान चाहता है कि वो उस प्रॉब्लम से निकले। सो कहीं ना कहीं एक शेल्टर लेता है, और वो शेल्टर कुछ टाइम के लिए होता है। जैसे कोई ड्राइंग करता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई स्विमिंग करता है, कोई स्विमिंग करता है, अलग अलग प्रोसेस लोग करते हैं ताकि वो लोग खुश रह सकें। बट तुम क्या कर रहे हो? तुम एक सपना देखना शुरू कर चुके हो, जो जीते जागते देख रहे हो तुम।
As for him, hobbies like stamp collection is an indicator of this escape. वो कहता है देखो मुझे ये तो बहुत अच्छे से पता है कि तुम रियलिटी से भाग रहे हो, कैसे मैं परफेक्टली कह सकता हूँ कि तुम रियलिटी से भाग रहे हो, तुम्हें एक काम करना बहुत अच्छा लगता है, वो क्या है, वो तुम्हें स्टैम्प कलेक्शन का बहुत शौक है। अब ये स्टैम्प कलेक्शन चार्ली के अंदर कहाँ से आया होता है, उसके ग्रैंडफादर से। उसके ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे और चार्ली भी स्टैम्प कलेक्शन करता है, और ये वो इसीलिए करता है क्योंकि वो उसे अच्छा लगता है। उसे होता नहीं है जिंदगी में अगर हमारे पास बहुत सारे दुख हैं तो हम हमारे दिमाग को कैसे डिविएट करेंगे, जब हम कुछ अच्छा करेंगे वो चीज़ हमें खुशी देती हो, तो चार्ली को खुशी क्या देता है, स्टैम्प कलेक्शन। सो स्टैम्प कलेक्शन की उसकी हॉबी ये क्लियर करती है कि वो इस दुनिया से खुश नहीं है, वो एक ऐसी दुनिया जीना चाहता है जो फुल ऑफ हैप्पीनेस हो। राइट नाउ अब बीमारी तो आ गई, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा, लेकिन इसमें और क्या क्या हुआ वो जानते हैं। एट टाइम्स द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सीम्स लाइक अ मेज टू चार्ली। अब यहाँ पर चार्ली कहता है मेरे लिए तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज जस्ट लाइक अ मिस्ट्री, मैं जितना उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं उतना ही उलझता चला जाता हूँ। वो मेरे लिए बहुत हैरानी से भरी हुई चीज है, जैसे एक पेड़ की शाखाएं कहीं से भी निकल जाती हैं, वैसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की भी शाखाएं कहीं से भी निकल जाती हैं। मेरे लिए तो वो एकदम वॉन्डर की तरह हो चुका है। While taking the subway earlier, he had lost his way a couple of times. कहता है जब भी मैं सबवे लेता हूँ, जब सबवे मतलब एक और रास्ता, एक वेज रास्ता, अनदर सबवे, एक रास्ते के अंदर जो रास्ता गया हुआ है, जब भी वो रास्ता लेता है तो वो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है और एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पे उसने कभी सोचा भी नहीं कि वो वहां से निकलेगा। अच्छा, कहता है वन टाइम ही एंटर्ड द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल। पता नहीं कैसे वो एक बार उस सबवे से निकला और वो रूजवेल्ट होटल पहुंच गया, 5 स्टार होटल, मतलब जहां पर आसानी से कोई जा नहीं सकता, लेकिन चार्ली पता नहीं कैसे वहां पर पहुंच गया। उसे यकीन ही नहीं था कि मतलब वो यहाँ पे भी पहुंच सकता है। सो माइट भी चार्ली कहीं ना कहीं उसने सपने में ये सोचा होगा कि वो रूजवेल्ट होटल जाएगा और उसने अपने आप को वहीं पाया। राइट, सो ये अकॉर्डिंग टू सैम है, बट अकॉर्डिंग टू चार्ली उसके लिए सबवे एक वंडर होता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का ना। While the other time he appeared at an office building that was 3 blocks away. अब वो कहते हैं एक बार तो मैं इसी सबवे से गया और मैं एक बिल्डिंग में पहुंच गया, वो पता नहीं कौन सी बिल्डिंग थी, मतलब एक नया ही ऑफिस था और वो मेरे ब्लॉक से 6 ब्लॉक दूर था, मतलब 6 एरियाज छोड़ करके। However, this time he loses his way and something unique occurs. कहता है चलो ठीक है, ये तो मैं मानता हूँ कि प्रेजेंट में था मैं और प्रेजेंट में ही कहीं और पहुंच गया, मैं रूजवेल्ट होटल पहुंच गया या फिर मैं 6 ब्लॉक दूर कहीं पर पहुंच गया, ये मुझे समझ में आता है, दिस इज अंडरस्टूड। बट मैं एक ऐसी जगह पहुंच जाऊं जो इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, मैं टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चला गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरे साथ तो कुछ हैरानी भरा हो गया, मैं पहुंच गया सीधा 3rd लेवल, और 3rd लेवल तो मुझे नॉर्मल दिखाई नहीं दे रही, वो मुझे आज की दिखी नहीं रही, वो मुझे किसी और ही दुनिया की दिख रही है। अच्छा, अब ये चार्ली को बड़ा परेशान कर रहा है कि कैसे वो 3rd लेवल में पहुंच गया। इन द साइलेंट हॉलवे चार्ली कीप्स वॉकिंग, टर्निंग लेफ्ट एंड स्लोपिंग डाउन अंटिल ही टचेस एन आर्किटेक्चरली ओल्ड स्टेशन। कहता है कि मैं चुपचाप आधे रास्ते चला, उसके बाद मैं चलता रहा, फिर मैंने चलते चलते लेफ्ट टर्न लिया और मैंने टर्न लेफ्ट लिया, फिर उसके बाद मैं धीरे से नीचे की तरफ एंटर किया और जब मैं स्लोपिंग करके हुए नीचे गया तो मैं एक आर्क से होकर के गुजरा, एक ऐसे आर्क से होकर के गुजरा, और जब मैं उस आर्क से होकर के गुजरा ना तो मुझे दिखाई दिया एक पुराना सा स्टेशन जहाँ पे सब कुछ पुराना है ना, जो काउंटर्स बने हुए हैं इंक्वायरी काउंटर्स, वो सीमेंटेड नहीं है, वो लकड़ी के बने हुए हैं जैसे पुराने जमाने में होते थे। एंड दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द 2 familiar लेवल्स। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की जो अभी तक के 2 लेवल्स हैं उनसे काफी हद तक डिफरेंट है। ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा वैसा एकदम जैसे कि एक्चुअली में हम आजकल देखते हैं जगहों को, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के दोनों ही लेवल से वो मैच नहीं कर रहा, वो बिल्कुल अलग है। Moreover, this old small room with fewer ticket counters and train gates. अब 2nd लेवल में और 3rd लेवल में यहाँ पर चार्ली आपको डिफरेंस बताता है कि 2nd लेवल में ज्यादा काउंटर्स हैं, टिकट काउंटर्स, और जो 3rd लेवल है उसमें कम काउंटर्स है। ठीक है, साथ ही साथ में जो ट्रेन के गेट्स हैं वो भी कम है, किसमें, 3rd लेवल में, एज कंपेरिजन टू द फर्स्ट वन, 2nd लेवल। अब वुडन इंफॉर्मेशन बूथ, अब अगर आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, इंक्वायरी लेनी है, तो वहां पे लकड़ी का बूथ है, सीमेंटेड नहीं है। वेवरिंग ओपन फ्लेम गैस लाइट्स एंड ब्रास पुटून्स, ये तो हद ही हो गई। आजकल तो लाइटें अवेलेबल है, उस समय लाइट अवेलेबल नहीं थी, तो वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पर उसको दिख तो रहा है कि सब कुछ है, स्टेशन है, लेकिन सब कुछ पुराना है। तो जैसे पहले होता था ओपन, मतलब कुप्पी लोग जलाते थे, है ना, या वो लैंप वाले दिए जलाते थे, तो उस टाइप के दिए लगे हुए हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, तो थोड़ा अंधेरा सा भी लग रहा है और वो उसकी वजह से जलता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ में थूकदान है, आजकल डस्टबिन होती हैं लेकिन वहां पर थूकदान पड़े हुए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते थे पुराने समय में। सो दिस वाज समथिंग व्हिच इज डिफरेंट। आपसे पूछा जाएगा 3rd लेवल और 2nd लेवल में क्या डिफरेंस था, तो ये डिफरेंस था। ऑल दिस रिमाइंड हिम ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ 1800। अब वो सोचता, अरे मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं 18वीं सेंचुरी में चला गया हूँ,
क्या मैं सच में पास्ट में पहुंच गया हूँ? इज इट रियल? अब वो अपनी अपनी जो ये इशू है, ये जो उसका शक है, उसको वो चेक करता है। फर्दर ही सीज पीपल इन आउटडेटेड फिट्स। कहता है अरे लोगों ने तो बड़े ही ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए हैं, ये सब तो पुराने हो चुके हैं, ऑब्सोलीट है ना। पुराने जमाने के लड़के जैसे लंबे लंबे कोट्स और ढीली ढीली पैंट्स पहनते थे वो पहने हुए हैं, लड़कियां बड़ी बड़ी सी फ्रॉक्स पहनी हुई है जिनकी मोटी मोटी सी ऐसे यहाँ पे मटन स्लीव्स हैं, राइट। व्हेन ही नोटिस इन डेट इन न्यूज़पेपर, अब वो चेक करता है कि क्या मैं सच में पास्ट में पहुंच गया हूँ, तो वो न्यूज़पेपर के पास जाता है, न्यूज़पेपर को चेक करता है कि क्या मैं पास्ट में हूँ, तो उस पर उसको लिखा हुआ दिखाई देता है द वर्ल्ड ही सीज 11 जून 1894, ये उसको डेट दिखाई देती है। When he tries to buy 2 tickets, he realized that he needs old currency. वो कहता है, oh my God, मैं तो हमेशा से यहाँ पहुँचना चाहता था, मैं पास में पहुँच गया, अब तो हम गेल्सबर्ग की टिकट लेंगे और हम जाएंगे गेल्सबर्ग, जो कि इतनी प्यारी सी जगह है, जो मेरे दादाजी मुझे हमेशा बताया करते थे। तो वो कहता है चलो ठीक है, जाते हैं टिकट काउंटर पर जाकर के टिकट लेते हैं। तो चार्ली जाता है टिकट काउंटर पे टिकट लेने के लिए, लेकिन जो टिकट मास्टर होता है उसको ऐसे देखता है, मेरे साथ सीना चोरी कर रहे हो तुम, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अब क्यों उसको ये लग रहा है कि वो उसे बेवकूफ बना रहा है? क्योंकि जो चार्ली है वो नए करेंसी नोट लेकर के आया है और यहाँ पर जो नोट चलते हैं वो ओल्ड करेंसी नोट्स हैं। तो चार्ली डर जाता है कि कहीं ऐसा ना हो ये मुझको जेल भेज दें, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो सोचता है, ही ऑलवेज वांटेड टू ट्रेवल टू गेल्सबर्ग विद हिज वाइफ, वो हमेशा से चाहता था कि वो गेल्सबर्ग जाए अपनी बीवी के साथ। उसकी बीवी का नाम क्या है? लूसा। लूसा बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करती है चार्ली को, लेकिन वो बहुत परेशान है चार्ली की इस बीमारी से। Back in his head, it is a wonderful town still with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees. अब वो हमेशा लूसा से इस बारे में बात करता रहता है क्योंकि उसके दादाजी उसे हमेशा बताते थे कि गेल्सबर्ग बहुत ही अच्छा है, वो एक बहुत शानदार टाउन है, उसमें बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े लॉन्स हैं, आंगन हैं, जहाँ पर लोग खुशी से रहते हैं, है ना, और बड़े बड़े पेड़ भी हैं वहाँ पर। मतलब आप सुकून की जिंदगी जीना चाहते हो तो आप वहाँ जा सकते हो। द प्लेस हैज प्लेजेंट एंड लॉन्ग समर डस्क एंड वेयर पीपल हैव एम्पल ऑफ टाइम। कहते हैं वहाँ पे जो शाम होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं और लोग इकट्ठे होते हैं, बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं, और जो सूरज ढलने का समय होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अमेजिंग होता है, क्योंकि लोगों के पास बहुत सारा समय होता है, लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं। सो आप देख रहे हो चार्ली की थॉट, ही वांट हैप्पीनेस, वो खुशी चाहता है जिंदगी में, राइट। आगे बढ़ते हैं। Hence the next day during lunch he exchanges $300 for old currency amounting to some 200 only. अब वो कहता नहीं नहीं बाप रे, मैं अभी यहाँ पर तो नहीं कर सकता ये हरकत, नहीं तो मुझे ये जेल में बंद करवा देंगे और पास्ट में जेल में बंद होना इज नॉट गुड। तो कहता है कि मैं जाऊँगा वापस प्रेजेंट में और मैं जाकर के वहाँ पर करेंसी चेंज करवाऊंगा, तब मैं यहाँ पे वापस आऊँगा। तो ये डिसाइड करता है वो। तो वो अगले दिन जाता है करेंसी चेंज करवाने के लिए, ठीक है। $300 को चेंज करवाता है तो उससे खाली 200 मिलते हैं, ठीक है। इन एडिशन द अमाउंट डजंट बॉदर हिम एज ही बिलीव्स दैट एवरीथिंग देयर विल बी चीपर। तो कहता है अरे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहुंच तो जाऊंगा ना। कहाँ? पास्ट में। और पास्ट में $200 बहुत होंगे, बहुत ज्यादा, इतने की मेरे को जरूरत नहीं है, बहुत है मेरे लिए ये। तो खुश वो इसलिए होता है कि उसकी बैंक बैलेंस पूरा खत्म हो चुका है करेंसी चेंज करवाने में, लेकिन वो खुश इसलिए है कि पास्ट में सब कुछ सस्ता है ना। Now, however, he could never again find the corridor that leads him to the third level. लेकिन अब बेचारा ढूंढता रहता है थर्ड लेवल, बट थर्ड लेवल उसे कभी भी नहीं मिलती है। अब वो परेशान है कि वो थर्ड लेवल पे कैसे जाए। Now look at this. When her wife came to know about this, she asked him to stop looking. अब जब उसकी वाइफ को पता चलता है कि चार्ली ऐसी ऐसी जगह पे गया हुआ था, तो वो चार्ली को लेकर के जाती है साइकियाट्रिस्ट के पास। साइकियाट्रिस्ट बताता है कि तुम तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो और तुम इस दुनिया से भागना चाहते हो, एस्केप करना चाहते हो, ये जो प्रॉब्लमेटिक वर्ल्ड है, तुम एक सुकून की जिंदगी जीना चाहते हो और तुम एक बीमारी से ग्रसित हो। तो अब जब लूसा को जब उसको पता चलता है ये, तो लूसा वाज लाइक अरे नहीं मेरे पति को कुछ हो ना जाए, ऐसे वाला। तो कहती है देखो तुम परेशान मत हो, अब तुम थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दो प्लीज, हम नहीं चाहते कि तुम पागल हो जाओ, राइट। नाउ अनएक्सपेक्टेडली हिज फ्रेंड सैम वीनर आल्सो डिसअपीयर एंड हिज वाइफ कीप्स ऑन लुकिंग फॉर हिम फॉर इन द वीकेंड्स। अब यहाँ पर इसी दौरान पता चलता है कि जब वापस से चार्ली की दिमागी कंडीशन बहुत ज्यादा सही नहीं होती है, तो ये लोग वापस से विजिट करने के लिए सोचते हैं सैम के पास, लेकिन पता चलता है कि सैम का ही कुछ ज्यादा पता नहीं है। अब ये लोग हर वीकेंड पे जाकर के उसको ढूंढते हैं, लेकिन वो कभी मिलता ही नहीं। Now, moreover, Sam was one whom Charlie shares his idea about Gettysburg. अब लास्ट में आपको ये पता चलेगा, सैम एक लौता सा बंदा था जिसने चार्ली ने गेल्सबर्ग की हर एक बात शेयर करी थी। गेल्सबर्ग के अच्छे डेज, गेल्सबर्ग का जो पूरा ऑरा है, गेल्सबर्ग में क्या क्या है, कैसे लोग हैं, एवरीथिंग।
तो कहीं ना कहीं सैम के दिमाग में भी वो सारी चीजें क्रिएटेड थी जो चार्ली के दिमाग में क्रिएटेड थी. अकॉर्डिंग टू सैम ऑल्सो द प्लेस इज रियली वेरी ग्रेट. राइट नाउ अब होता क्या है, अब होता ये है कि चार्ली इनहेरिटेड द हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर. अब आपको बताया था मैंने कि चार्ली को एक हॉबी है और वो हॉबी इसके पास कहां से आई है, ग्रैंडफादर के साथ आई, ग्रैंडफादर की वजह से आई है स्टैम्प कलेक्शन की. और स्टैम्प कलेक्शन करता है कौन, चार्ली. नाउ एंड सम डे व्हाइल लुकिंग एट द स्टैम्प कलेक्शन चार्ली फाइंड्स अ लेटर. अब चार्ली एक ऐसी मतलब स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी थी उसकी, तो वो एक स्टैम्प कलेक्ट कर रहा था, तो उसको एक फर्स्ट डे कवर मिलता है. फर्स्ट डे कवर क्या होता है, फर्स्ट डे कवर ऐसा होता है जैसे मान लो आज कोई स्टैम्प रिलीज हुआ और मैंने वो स्टैम्प अपने ही घर पे पोस्ट कर दिया विद अ ब्लैंक लेटर, तो वो फर्स्ट डे कवर कहलाता है. वो इसलिए होता है क्योंकि स्टैम्प की डेट आ जाए कि इस दिन ही फॉर्म हुआ था. जिनको स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी होती है वो इसीलिए करते हैं कि उसकी डेट उनको याद रहे. तो अब चार्ली क्या करता है, चार्ली ऐसे ही फर्स्ट डे कवर को ढूंढ रहा होता है तो उसे एक फर्स्ट डे कवर मिलता है. अब फर्स्ट डे कवर तो जनरली खाली लेटर होते हैं, लेकिन उसको एक भरा हुआ लेटर मिलता है. अब देखो उसमें क्या है, चार्ली फाइंड्स अ लेटर दैट वाज अर्लियर नॉट देयर. चार्ली को एक ऐसा लेटर मिलता है जो पहले वहां पर कभी भी नहीं था, क्योंकि हमेशा पहले उसके जितने भी लेटर्स होते थे वो खाली होते थे, लेकिन ये तो भरा हुआ है. ऑल्सो इट हैज द पोस्टमार्क ऑन अ फेडेड 6 सेंट स्टैम्प विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड. अब उसमें ना 6 सेंट का, अब 6 सेंट क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ. जैसे हमारे यहाँ 1 रुपीज होता है ना, इज इक्वल टू 100 पैसे, वैसे ही आपका जो फॉरेन करेंसी में जाओगे तो $1 इज इक्वल्स टू 100 सेंट होता है ना. तो वो वहां पे 6 सेंट का वो स्टैम्प था और उस पे किसकी फोटो लगी हुई थी, प्रेसिडेंट गारफील्ड की, जो उस समय के प्रेसिडेंट थे. फर्दर द एनवेलप रेड एज 18 जुलाई 1894. अब उस पे जो डेट लिखी होती है वो ये लिखी होती है ना. और वो लेटर किसको भेजा गया होता है, टू चार्लीज ग्रैंडफादर इन गेल्सबर्ग एंड इट एड्रेसेस चार्ली. अब ये जो लेटर होता है ये कहाँ से आया होता है, ये चार्ली के ग्रैंडफादर के घर से आया हुआ होता है. और किसके लिए आया होता है, चार्ली के लिए. अब इसमें ऐसा क्या है, मतलब इट इज अमेजिंग, इसमें ऐसा क्या है. तो जब वो इसको पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, इन द लेटर सैम टेल्स चार्ली दैट ही हैज रीच्ड गेल्सबर्ग एंड इनवाइट्स चार्ली एंड लूसा देयर. अब उसको पता चलता है, ओह माय गॉड, सैम तो गेल्सबर्ग पहुंच गया पास्ट में, यानी कि सैम को थर्ड लेवल मिल गया लेकिन उसे नहीं मिला. ओह माय गॉड, अब क्या होगा. वो कहता है, लूसा और चार्ली मैं तुम्हें इन्वाइट भी करना चाहता हूँ क्योंकि गेल्सबर्ग का माहौल बहुत अच्छा है. After going to stamp and coin shop, he gets to know that Sam exchanged $800 for old currency bills to establish his business in Galesburg. अब ये लोग जब जाते हैं स्टैम्प कलेक्शन के बाद, ये कॉइन शॉप जाते हैं तो इनको पता चलता है कि सैम ने करेंसी चेंज करवाई है $800 की, है ना. और सैम ने वहां पर अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया है. और अब वो साइकियाट्रिस्ट नहीं है, वो लोगों का दिमागी इलाज नहीं करता है, राइट, बल्कि वो क्या करता है, वो दिमागी इलाज ना करके वो लोग, वो जो जानवर होते हैं ना, उनका दाना पानी बेचता है. सो इससे क्या पता चलता है, जो साइकियाट्रिस्ट जो लोगों के दिमागों का इलाज करते हैं वो खुद भी बहुत हैप्पी नहीं होते, वो खुद भी बहुत सॉर्टेड लाइफ नहीं जी रहे होते, उनकी खुद की भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको वो काम कूल ओके कर रहे होते हैं, राइट. सो एवरीबडी इज सो मच पजल्ड इन दिस वर्ल्ड, एवरीबडी इज सो फ्रस्ट्रेटेड कि हर इंसान एक खुशी भरी जिंदगी चाहता है. तो अगर आप चाहते हो कि किसी के साथ कुछ भला करो तो उसको एक अच्छी लाइफ दो, उसके साथ कुछ बेटर करो, है ना. और अगर आप उसके साथ बेटर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट शांत रहो, कुछ गलत भी मत करो, राइट. सो इस स्टोरी से हमें पता क्या चला, इस स्टोरी से हमें ये पता चला हाउ एवरीबडी इज जस्ट फेड अप ऑफ हिज और हर लाइफ एंड एवरीबडी वांट्स फ्रीडम, एवरीबडी वांट्स टू एस्केप फ्रॉम दिस मॉडर्न वर्ल्ड बिकॉज नोबडी इज लाइकिंग इट. कोई भी मॉडर्न वर्ल्ड को पसंद नहीं कर रहा, हर कोई सुकून की जिंदगी चाहता है और हर कोई बेटरमेंट चाहता है, इसलिए वो खुशी भरी जिंदगी जीना चाहता है. और सबको यही लगता है कि जो पुराने समय थे, जब वॉर का टाइम नहीं था, वॉर से पहले, युद्ध से पहले सब कुछ बहुत सुकून से भरा हुआ था एंड एवरीथिंग वाज रियली वेरी ग्रेट. सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को यहाँ पर थर्ड लेवल अच्छे से समझ में आ गया होगा. जाते जाते मैं आप लोगों से जरूर एक क्वेश्चन पूछूंगी. अकॉर्डिंग टू यू, what was actually happening with Charlie? ओके, समझ में आ गया. सो ये क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को इस वाले चैप्टर से करना है. अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं. अगला चैप्टर है हमारा द टाइगर किंग. दिस इज अनदर चैप्टर ऑफ आवर विस्टास बुक और इसको लिखा है काल्की ने. बहुत ही सुंदर चैप्टर है ये. यहाँ पर बताया गया, मतलब एक तो आयरॉनिकल है ये चैप्टर और थोड़ा सा फन भी आपको दिखाएगा ये चैप्टर. और साथ ही साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि जो टाइगर किंग है, जिनका नाम टाइगर किंग इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने 99 टाइगर मार दिए थे, लेकिन 100वें टाइगर को मारते समय उन्हें बहुत सारे जो फिलोसोफर्स थे, या बोल सकते हो जो बहुत सारे फोरकास्ट करने वाले थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे, उन्होंने ये कहा था कि जब आप 100वां टाइगर मार रहे होगे तो आप थोड़ा सा अवेयर रहना, नहीं तो
आप मारे जाओगे। तो ये 100 टाइगर मारते तो हैं, लेकिन वो एक्चुअली में इनके हाथों से नहीं मरता। इनको लगा होता है कि वो टाइगर इन्होंने मार दिया, लेकिन फिर इनकी जो डेथ होती है वो एक टाइगर से हो जाती है, मतलब इनको एक 100वां टाइगर मारता है। लेकिन खतरनाक बात ये होती है कि वो जो 100वां टाइगर होता है वो कोई असली टाइगर नहीं होता, बल्कि वो एक लकड़ी का टाइगर होता है। तो यहाँ पर मॉक क्यों किया गया है? एक ऐसा किंग जिसको टाइगर किंग कहा जाता है, जिसने 99 टाइगर मारे, और 100वें टाइगर जो कि एक्चुअली में रियल था भी नहीं, लकड़ी का था, उससे इनको मरना पड़ा, राइट। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाया जाता है कि लोग कितने बेवकूफ होते थे पहले, अपने एंटरटेनमेंट में या अपनी बात को जिलवाने के लिए वो कैसे मासूम जानवरों को मार देते थे। और साथ ही साथ में यहाँ पे ये भी बताया गया कि डेस्टिनी में जो लिखा होता है आपकी, उसको आप कभी बदल नहीं सकते। और तीसरी सबसे अच्छी चीज जो बताई गई है यहाँ पर, वो ये बताई गई है कि आप अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान मत करो, क्योंकि अल्टीमेटली whatsoever is written over here, yeah, whatsoever is written in your destiny will definitely be happen, right? So अच्छी है, थोड़ी सी सटारिकल टोन में लिखी गई है। आइए पढ़ते हैं इसको कि क्या है ये टाइगर किंग और क्यों इन्होंने 99 टाइगर मारे और फिर कैसे इनकी 100वें टाइगर से हत्या हो गई। नाउ अब यहाँ पे जो कहानी है, इस कहानी का जो रेफरेंस है वो एक महाराजा से लिया गया है, और ये महाराजा प्रतिबंधापुरम के हैं, है ना। इनका नाम है सर जिलानी जंग बहादुर। इनके बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि अलग अलग इन्होंने हरकतें करी और उस अलग अलग हरकतों पे इनको अवार्ड दिया गया, और अवार्ड में खिताब के तौर पर इनको नाम दिए गए। तो इनका एक नाम टाइगर किंग भी है और दूसरा नाम है जिलानी जंग बहादुर। नाउ एस्ट्रोलॉजर्स कौन होते हैं? जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। प्रेडिक्ट हिज फ्यूचर व्हेन ही वाज जस्ट 10 डे ओल्ड। ये बच्चा सिर्फ 10 साल का है, सॉरी ये बच्चा सिर्फ 10 दिन का है। और जब ये बच्चा सिर्फ 10 दिन का है तो उस समय एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं और कहते हैं कि ये जो बच्चा है ये ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है कि ये बहुत पावरफुल बनेगा, राइट। सो एस्ट्रोलॉजर सेज दैट अ टाइगर विल किल हिम। अब ये बोलते हैं कि बच्चा बहुत पावरफुल होगा, ये बहुत शोहरत हासिल करेगा, लेकिन इसको एक टाइगर मार देगा, ये प्रोफेसी करते हैं वो लोग। ऑन दिस सरप्राइजिंगली द 10 डे ओल्ड प्रिंस सेड। अब यहाँ पर बहुत ही एक मिरेकल चीज होती है, मिरेकल से भरी हुई चीज होती है, मिस्टीरियस चीज होती है। वो क्या होती है? 10 दिन का बच्चा, आप सोचो ना कैसे बोल सकता है, लेकिन ये 10 दिन का बच्चा बोलता है, अच्छा कैसे टाइगर हमें मार सकता है, और अगर टाइगर हमें मारेगा तो बी अवेयर टाइगर, क्योंकि मैं आ रहा हूं, मैं तुम सबको मार डालूंगा, तो मुझे मार नहीं पाओगे। तो ये 10 दिन का बच्चा बोल देता है लेट्स टाइगर बी अवेयर, ठीक है। तो सबके लिए बड़ा शॉकिंग होता है कि ये 10 दिन का बच्चा बोल कैसे रहा है, तो ये जादू ही तो हुआ। अब देखो ये बच्चा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। द बॉय ग्रोज अप जस्ट लाइक एनी अदर रॉयल चाइल्ड रेस्ड। अब जैसे बाकी जो बच्चे होते हैं, जो रॉयल चाइल्ड होते हैं, वो किस तरीके से पलते बढ़ते हैं, इसी तरीके से पलते बढ़ते हैं ना, कि सब कुछ बहुत लग्जरियस इनकी लाइफ में होता है। तो ये जो बच्चा था, छोटा सा बच्चा जिलानी जंग बहादुर, ये व्हाइट काऊ का मिल्क पीता है ना। इसको एक इंग्लिश नैनी ग्रो करती है और ये इंग्लिश मूवीज देख करके बड़ा होता है। सो इस तरीके से ये इसकी ग्रोथ होती है, ये बड़ा होता है। फिर क्या होता है? When he was 20, जब वो 20 साल का होता है, अब इसके मम्मी पापा मर चुके होते हैं जब ये 20 साल का होता है, यानी कि किंग और क्वीन मर चुके होते हैं। तो फिर इसको क्या तब तक इसका जो पूरा का पूरा राजपाट होता है वो सरकार के पास होता है, और जब ये 20 साल का होता है तो उसका राजपाट सब कुछ इसको दे दिया जाता है ना, इसको क्राउनिंग कर दिया जाता है। केम टू नो अबाउट द प्रेडिक्शन ऑफ हिज डेथ। अब जब ये 20 साल का होता है तो इसके यहाँ पे सारी बातें हो रही होती हैं, खुसपुस कि ये इसको एक टाइगर मार देगा, इसको एक टाइगर मार देगा, ऐसे करके, है ना। सो देन ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड किलिंग अ टाइगर। जब इसके कान में ये बात पड़ती है कि अरे मुझे एक टाइगर मार देगा, है ना, तो ये कहता हाँ बेटा बच लो टाइगर, मैं तो नहीं छोड़ने वाला तुमको। सो एक एक करके टाइगर्स को मारना शुरू कर देता है जितने भी प्रतिबंधापुरम में होते, और ये ऐलान करता है कि कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं करेगा सिवाय मेरे। पहला ऐलान ये करता है, और दूसरा ये करता है जब तक ये 100 टाइगर मार नहीं लेता तब तक ये कुछ और नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर ही नीड्स। अब देखो ये पहला जब टाइगर मारता है तो बड़े धूम शाम से लेकर के जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास और उनके सामने से फेंक देता है उसकी स्किन को कि देखिए मैंने तो मार दिया एक टाइगर, आपने तो बोला था टाइगर मुझे मार देगा। तो कहते हैं ठीक है, ऐसे तुम 99 टाइगर्स और मार दोगे, लेकिन 100वें टाइगर से बी अवेयर। अब बेचारे बुढ़े हो गए एस्ट्रोलॉजर, लेकिन एस्ट्रोलॉजर ही बोल देते हैं, अभी अपने घमंड में करके तो आ गया ये। तो उन्होंने यही चीज बोली 99वें टाइगर को तो तुम मार लेना, लेकिन जब 100वें टाइगर के पास आना तो बी अवेयर ऑफ दैट टाइगर। नाउ लुक एट दिस। अब गुस्सा आता है राजा को, ऐसा हम सारे टाइगर्स मार डालेंगे। One time a high-ranking British officer visits his state and wants to go for a tiger hunt. एक बार एक बहुत हाई लेवल के जो ब्रिटिश ऑफिसर होता है वो इनके स्टेट में आता है और कहता है कि मुझे टाइगर हंट करना है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही प्रचलित होता है टाइगर हंटिंग। तो लोग क्या करते हैं, टाइगर को मारते हैं और फोटो खिंचवाते हैं इस तरीके से। However, महाराजा डिक्लाइन द विश। अब महाराजा को तो खुद मारने, अगर वो मारेंगे नहीं और कोई और मार देगा इस टाइगर को तो फिर उनके लिए तो टाइगर की कमी बढ़ जाएगी। तो कहते नहीं,
मैं सब कुछ करने दे सकता हूँ लेकिन टाइगर को हंट नहीं करने दे सकता, हमारे यहाँ टाइगर हंट गलत माना जाता है। एंड इन ऑर्डर टू सिक्योर द स्टेट फ्रॉम द wrath ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, द महाराजा सेंट 50 डायमंड रिंग्स टू द ऑफिसर वाइफ हुज वर्थ वाज ₹3 लाख। अभी बहुत बड़ी बात थी कि ब्रिटिश ऑफिसर को नाराज कर दिया, तो अब उनको खुश करने के लिए क्या किया, उनको खुश करना है तो उनकी वाइफ को खुश करो, तो उनकी वाइफ को खुश करने के लिए वो 50 डायमंड रिंग उनकी वाइफ के पास पहुंचाते हैं कि इनमें से जो आपको पसंद हो वो आप ले लीजिए। तो अब वो जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ होती है वो तो लालची होती है, उसको लगता है अच्छा सारी रिंग्स भिजवाई है तो 50 के 50 डायमंड रिंग ले लेती है। अब उस समय उसकी वर्थ जो थी वो 3 लाख के आसपास थी, अब ये पता नहीं कितने खरब्स में होगी 50 डायमंड रिंग। सो उस समय इसकी वर्थ 3 लाख रुपए थी और राजा को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन इनको खुशी इस चीज की थी कि इन 3 लाख के बदले उनका राजपाट तो बच गया, है ना, वरना ये तो लटका दिए जाते अपने राजपाट से। अच्छा खैर, विद इन 10 ईयर्स, अब 10 साल के अंदर इन्होंने 70 का एवरेज कंप्लीट कर लिया, तो इन्होंने 70 टाइगर मार लिए थे, मतलब पर साल का अगर एवरेज लेकर के चलो तो 60 टाइगर ही मारते थे। बट आफ्टर दैट देयर वाज नो टाइगर लेफ्ट इन प्रतिबंधापुरम। अब ऐसे मारते मारते टाइगर्स को प्रतिबंधापुरम के सारे टाइगर्स खत्म हो गए, कोई भी नहीं बचा। हैज टू कंप्लीट हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, ही मैरीज अ गर्ल फ्रॉम द रॉयल स्टेट दैट हैज मोर टाइगर्स सो दैट ही कैन कंप्लीट हिज टारगेट। अब वो क्या करते, तो ये अपने दीवान को बुलाते हैं, कहते हैं सुनो शादी करनी है। तो दीवान इनका हड़बड़ा जाता है कि मैं कैसे शादी कर लूं, मेरी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है। तो कहते हैं नहीं, फिर उसको गन दिखाते हैं, तो कहते हैं गन कैसे शादी करेगा, आप गन से कैसे शादी कर सकते हो, तो ऐसे वो हड़बड़ाया हुआ होता है। तो फिर राजा हंसते हैं, कहते हैं नहीं मुझे एक लड़की से शादी करनी है, एक फीमेल से शादी करनी है, और एक ऐसी फीमेल से शादी करनी है जो अच्छी हो, पोजीशन में अच्छी हो, मतलब वो कहीं अच्छे राजपाट की हो, और साथ ही साथ में उसके यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर्स भी हो। तो एक लिस्ट तैयार करी जाती है, उनके दीवान एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें वो एक हायर लेवल की लड़की से उनकी शादी करवाते हैं, और साथ में उसके जो स्टेट होता है उसमें बहुत सारे टाइगर्स भी होते हैं। सो यहाँ पे जो इनका स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला है कि मेरे को 100 टाइगर्स किल करने हैं, तो मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जो एक रॉयल स्टेट की है और साथ ही साथ में उसके टाइगर्स भी बहुत सारे हों, सो दैट ही कैन कंप्लीट हिज टारगेट। अब देखो यहाँ पर भी शादी में भी उनको अपना टारगेट याद था। whenever he visits and laws his house, he makes sure that he kills 5 to 6 टाइगर each time। जब वो अपने ससुराल जाते थे तो उनका ये टारगेट होता था कि कम से कम कुछ नहीं करके मुझे 6 से 7 टाइगर तो मारने ही मारने, तभी मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर पाऊंगा, राइट। तो ये उनका टारगेट रहता था कि मुझे कैसे भी करके इसको खत्म करना है, क्योंकि उससे पहले वो कुछ कर नहीं सकते। इन एडिशन इन दिस वे ही वाज एबल टू किल 99 टाइगर्स। तो इस तरीके से उनका एवरेज चलता गया और 99 टाइगर्स उन्होंने बहुत ही आसानी से मार दिए वहां पे भी। बट ही वाज अनेबल टू फाइंड द 100 टाइगर। अब वो कहते देखो वो ढूंढ रहा था टाइगर, उसको 100 टाइगर मिला ही नहीं, बहुत सर्च किया उसने, 100 टाइगर नहीं मिला, 99 टाइगर्स तो उसने मार लिए। On not finding 100 टाइगर, the महाराजा became violent and threatened the दीवान। जब 100 टाइगर नहीं मिला तो राजा को गुस्सा आ गया, he was in fury। वो कहते हैं देखो अगर मुझे 100 टाइगर नहीं मिला तो मैं सब खत्म कर दूंगा, अपने आप को भी खत्म कर दूंगा और तुम्हारी नौकरियां भी चली जाएंगी। अब सब डर गए, राजा का तो ऑर्डर मानना ही है, तो सब निकल पड़ते हैं टाइगर को ढूंढने के लिए, है ना। इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द फ्यूरी ऑफ द किंग, राजा के डर से अपने आप को बचाने के लिए, द दीवान गॉट एन ओल्ड टाइगर। अब जो दीवान होता है वो सर्कस से एक बूढ़ा टाइगर लेकर के आता है, बड़ी मुश्किल से, कैसे उसको कार में ढकेलता है, फिर कार से ढकेल करके उसको कैसे जंगल में छोड़ करके आता है, जैसे तैसे लेकर के वो आता है ना, और फिर उसको जंगल में छोड़ देता है कि भाई राजा को मारना तो है ही, 100 टाइगर मरवाना तो है ही। अब देखो क्या 100 टाइगर राजा मार देंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, he told Maharaja about the tiger, so Maharaja went on a hunt and shot the tiger and felt victorious and happy। अब जब ये महाराजा को जाके बताता है कि एक और टाइगर मिल गया है फॉरेस्ट में, आप जाइए और जाकर के मार दीजिए, तो महाराजा को जैसे ही पता चलता है वो चले जाते हैं शिकार पे। अब महाराजा शेर को मारते हैं करके, बूढ़ा टाइगर होता है बेचारा, मारते हैं, मर जाएगा ना इजीली। तो जब मारते हैं तो बड़े खुश होते हैं, अरे वाह मैंने 100 टाइगर मार दिया, मैंने फिलोसफी को फेल कर दिया, है ना, मैंने प्रोफेसी को फेल कर दिया ना। बट देन अगेन ही डिडंट नो दैट हिज बुलेट मिस। लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि जिस टाइगर को उन्होंने मारा है उनकी बुलेट मिस हो गई है, और वो जो शेर था, सॉरी वो जो टाइगर था, वो सिर्फ गोली की आवाज से डर करके बेहोश हो गया था, एक्चुअली में वो मरा था ही नहीं। एंड द टाइगर वाज अलाइव एंड ही ओनली कोलैप्स्ड आउट ऑफ फियर। कोलैप्स मतलब बेहोश हो गया वो। नो वन हैज द गट्स। अब किसी के पास हिम्मत ही नहीं थी कि वो राजा को ये बता सके कि आपकी जो गोली है वो मिस हो गई है। टू टेल द ट्रूथ टू द किंग सो दैट दे किल द टाइगर एंड ब्रॉट इट इन अ ग्रैंड पोसेशन। तो अब क्या करता है, उन्हीं में से एक हंटर होता है, वो जाता है और पास से जा करके ओल्ड टाइगर को गोली मारता है और फिर उसको उठाता है और उठा करके जुलूस के साथ राजा के महल पहुंचता है। कौन? ये टाइगर, क्योंकि अल्टीमेटली राजा को ये प्रूव करना था ना कि मैंने देखो 100 टाइगर मार दिए। फाइन, नाउ लुक एट दिस। Lastly,
अब बेचारे महाराजा, उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने अभी सिर्फ 99 टाइगर मारे, 100 तो मारा नहीं है, 100 तो किसी और ने मारा है। ओके, नाउ Lastly, the Maharaja was joyful and happy, so on his son's birthday. अब महाराजा बहुत खुश है कि मैंने 100 टाइगर मार लिया, अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब जब पहली बार महाराजा अपने बेटे का बर्थडे मनाने जा रहे हैं तो वो उसका तीसरा साल है, लेकिन महाराजा के लिए वो उसका पहला बर्थडे, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कभी कुछ मनाया ही नहीं। So lastly, the Maharaja was joyful and happy, so on his son's birthday, he buys a wooden tiger as a gift for him. तो अब ना जब उनका बेटे का बर्थडे आता है तो वो सोचते हैं अपने बेटे को कुछ अच्छा गिफ्ट करेंगे, तो वो ऐसे निकलते हैं शॉप्स पे ढूंढने के लिए, है ना। तो शॉप्स पे ढूंढने के लिए निकलते हैं तो वो एक शॉप में टाइगर देखते हैं, तो उनको टाइगर अच्छा लगता है, वो तो पूछते हैं वो कितने का है, तो वो झूठ बताता है कि ये बहुत सारे प्राइस का है, ताकि राजा ये ना समझे कि उनको हम सस्ता मद्दा माल बेच रहे हैं, तो वो उसको महंगा लगा करके बेचता है राजा को। तो बहुत ही गंदी तरीके से बना होता है, और जबकि वो ये कह करके बेचता है बहुत फाइन रॉयल ऐसे ऐसे करके बनाया गया है और इसको बहुत अच्छे कारपेंटर ने बनाया, ऐसे करके बोल देते हैं। तो राजा लेकर के चले जाते हैं। अब राजा अपने बेटे के साथ खेल रहे होते हैं। द टाइगर हैड रफ एजेस एंड व्हाइल प्लेइंग विद इट ही गेट्स अ वुड कट इन हिज हैंड व्हिच लेटर ऑन एडवांसेस इनटू एन इन्फेक्शन। अब राजा अपने बेटे के साथ एक बार खेल रहे होते हैं तो उसी टाइगर का, जो लकड़ी का टाइगर होता है, उसकी एक फांस जो होती है वो उनकी उंगली में भुक जाती है और वो इन्फेक्शन बन जाता है, और ऐसे फैलते 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 वो बहुत बड़ा ब्लिस्टर बन जाता है। एंड बिकॉज ऑफ इट वो छाला फटता है, उनकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, वो मर जाते हैं। Therefore, fatefully, the 100th tiger, although made of wood, take its revenge and kill the king. और इस तरीके से जो 100वां टाइगर होता है वो अपना बदला लेता है और राजा को मार देता है। सो यही है आयरॉनिकल कि टाइगर किंग को, वो टाइगर जिसने ऑलरेडी 99 टाइगर्स मार दिए हैं, उनको एक टाइगर तो मारता है, लेकिन वो टाइगर किसका होता है? लकड़ी का बना हुआ। तो 100 टाइगर उन 99 टाइगर का बदला ले लेता है, भले ही वो लकड़ी का ही क्यों ना था। तो इस तरीके से यहाँ पर एक आयरनी भी क्रिएट करी गई है और एक फनी वे में, सरकास्म टोन में इस स्टोरी को खत्म किया है हमारे राइटर ने। राइट नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन व्हिच वी गेट फ्रॉम दिस स्टोरी? द स्टोरी इज गिविंग द कंक्लूजन दैट half an hour. So by means of the tiger summary, the writer wants to say that no one can change what is written in the destiny, no matter what they do. राइट सो इस तरीके से हमें स्टोरी से पता चलता है कि हमारी किस्मत में जो लिखा है वही होना है। आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी डेस्टिनी कभी भी आपके लिए बदल नहीं सकती, भले ही आप कुछ भी कर लीजिए, जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही होना है। और अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मजे के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए आप किसी के साथ भी कुछ गलत मत करिए, और बेजुबान जानवर को तो बिल्कुल भी मारने की जरूरत नहीं है। सो आई होप इतना आप लोगों को, सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जाते जाते ये वाला चैप्टर खत्म करते करते मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगी। मैं चाहती हूँ हर बच्चा इन क्वेश्चन को करे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीट हुए। How irony is created by Kalki in this chapter? Fine, ये क्वेश्चन है। अब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और अगला चैप्टर जो है हमारा वो है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। नाउ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इज रिटन बाय तिशानी जोशी। तिशानी जोशी एक बहुत ही अच्छी राइटर हैं, बहुत ही अच्छी लेखिका हैं। उन्होंने खुद एंटार्क्टिका विजिट किया और उन्होंने कहा कि अगर आप इस अर्थ का फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट देखना चाहते हो तो आपके लिए एंटार्क्टिका से अच्छी कोई भी जगह नहीं है। जो सबसे कूलेस्ट पार्ट है, वहाँ पर बहुत शांति है। पहले एंटार्क्टिका अलग ही चीज़ हुआ करता था, इट वॉज गोंडवाना, है ना, जो एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, राइट। और यहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है, वो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करती हैं कि उन्होंने वहां पर क्या क्या देखा, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस एंड लेट अस सी कि हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें मेंशन करी गई हैं। तो यहाँ हाँ, इवन वो ये भी कहती हैं कि अगर किसी को अर्थ के बारे में बहुत कुछ जानना है तो वो एंटार्क्टिका जा करके सब कुछ जान सकता है। सो यहाँ पर शुरू होती है तिशानी जोशी की जर्नी। द स्टोरी बिगिंस विद द ऑथर ऑन अ जर्नी इन अ रशियन वेसल। तो वेसल रेफर्स टू मतलब एक ऐसा एनक्लोज्ड सरफेस जिसमें आप जा रहे हो, है ना। सो अब एक वेसल में वो अपनी जर्नी शुरू करती है, कहाँ से? रशिया से। अच्छा, वो कहाँ जा रहे हैं? वो एंटार्क्टिका की तरफ जा रहे हैं। अब हमें यहाँ पे पता चलेगा कि जो हमारी ऑथर है उन्होंने टोटल 100 आवर्स की जर्नी करी है। अब वो जर्नी उन्होंने कार में करी, प्लेन में करी और शिप में भी करी,
इतनी आसानी से वो नहीं पहुंची। 100 घंटे की जर्नी कंप्लीट करने के बाद वो अंटार्कटिका पहुंची। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रिप इज टू लर्न एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट अंटार्कटिका। अब मेन रीजन क्या था उनका इस ट्रिप को करने का, क्योंकि वो अंटार्कटिका के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। शी वांट्स टू नो एवरीथिंग अबाउट शी वांटेड टू नो एवरीथिंग अबाउट अंटार्कटिका एंड उन्हें ये पता था कि अंटार्कटिका जा करके उन्हें अंटार्कटिका के बारे में सब कुछ पता चल पाएगा। फर्दर वी लर्न अबाउट 2 वीक स्टे देयर एंड व्हाट ऑल इज प्रेजेंट देयर। अब यहाँ पे तुषानी जोशी ने ये भी बताया है कि वो 2 हफ्ते अंटार्कटिका में रुकी और वहां पे क्या क्या चीजें उन्होंने देखी वो सब उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। Right now, look at this. The place stores 90% of the Earth total ice volumes with no trees, buildings or anything. अब जब आप जाओगे अंटार्कटिका तो वहाँ पे ना आपको बिल्डिंग्स दिखेंगी, है ना, और ना ही आपको पेड़ पौधे दिखेंगे क्योंकि वेजिटेशन है ही नहीं वहाँ पर। और पूरी की पूरी जो अंटार्कटिका है वो 90% अर्थ की आइस से कवर है। It has 24-hour austral summer light. Moreover, it is covered with silence. वहां पर 24 घंटे आपको ऑस्ट्रल समर लाइट देखने के लिए मिलेगा और वो पूरा का पूरा जो अंटार्कटिका है वहां पे बहुत शांति है। नो चिहाड़ गुहाड़, नो हेल्टर स्केल्टर, नो हसल बसल, नोबडी इज टॉकिंग, नोबडी इज वॉकिंग, नो चिड़िया, है ना, नथिंग चू चू, नथिंग एट ऑल। बहुत शांति है, बहुत सुकून है। इसीलिए व्हाइट कलर शायद पीस का सिंबल भी माना जाता है। Now, this makes the author wonder about the time when India and Antarctica were the same landmass part. है ना। अब जब ऑथर यहाँ पर जाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि अंटार्कटिका सो अमेजिंग। उन्हें ये पता चलता है इंडिया और अंटार्कटिका कभी एक ही हिस्सा हुआ करते थे, सेम लैंड मास का, बाद में वो डिवाइड हो गया, है ना। सो दिस गोंडवाना इज अ सुपर कॉन्टिनेंट। वी लर्न अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना। सो गोंडवाना के बारे में उन्हें यहाँ पे पता चला। इट एग्जिस्टेड फॉर 650 मिलियन ईयर्स अगो। 650 साल पहले वो एग्जिस्ट करता था। वी लर्न दैट क्लाइमेट बैक देन वाज मच वार्मर एंड आल्सो सस्टेन अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। आप समझो उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंटार्कटिका बर्फ से घिरा हुआ है, वहां पे कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, ना बहुत कम ना के बराबर जानवर आपको दिखाई देंगे। लेकिन आज से 650 मिलियन ईयर्स चले जाओ तो वो एक एक्चुअल लैंड मास हुआ करता था। वहां पर गर्मी हुआ करती थी, वो एक वार्मर प्लेस थी। वहां पर खूब सारे पेड़ और खूब सारे पौधे दिखाई देते थे। ऐसा वहां पर जाने के बाद उनको पता चला। नाउ लुक एट दिस, ऑल दिस वाज बिफोर द अराइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन उस समय ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करता था, वो डायनासोर का समय था। मोरोवर 500 मिलियन ईयर्स अगो गोंडवाना फ्लरिश्ड। 500 मिलियन साल पहले गोंडवाना जो था वो फ्लरिश कर रहा था, ग्रो कर रहा था। वहां पर वेजिटेशन बढ़ रहा था, वहां पर फ्लोरा फौना बढ़ रहा था, वहां पर चीजें बढ़ रही थी। Thus, after extinction of dinosaurs, अब जब डायनासोर्स मरे तो ये भी खत्म हो गया। ये लैंडमास 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऐसे बोला जाता है कि उछलतारा आया था, उन्होंने आकर के डायनासोर्स के ऊपर गिरा और उसने पूरे जो लैंडमास था उसको तोड़ दिया। एज वी नो टुडे, और जिसको अब हम जानते हैं, इट इज अंटार्कटिका एंड इंडिया डिवाइडेड। नाउ सिमिलरली वी ऑल्सो लर्न more about the reality of climate change. अब यहाँ पे हमें climate change के बारे में भी पता चलता है। Similarly, the author believes that to study the impact closely, one must make a visit to Antarctica. अब यहाँ पर author हमसे कहती हैं कि अगर आपको सच में जानना है कि क्या impact पड़ सकता है एक छोटे से बदलाव से, तो वो आप अंटार्कटिका में देख सकते हो, क्योंकि अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ पर अर्थ का पूरा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट करता है। Right now, look at this. After that, we learn about Antarctica's ecosystem and how it lacks biodiversity. अब फिर हमें जो हमारी ऑथर है वो कहती है कि अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि वहाँ का अंटार्कटिका का इकोसिस्टम कैसा है और वहाँ पर अब बायोडाइवर्सिटी जो है वो इतनी कम क्यों हो गई है, वहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स बहुत ज़्यादा क्यों नहीं दिखाई देते। मोरोवर, इट इज द प्लेस टू ऑब्जर्व इफ यू विश टू सी व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस अ लिटिल एक्शन कैन ब्रिंग अबाउट इन द एनवायरनमेंट। सो कहती हैं अगर आपको ये जानना हो कि छोटा सा एक्शन कैसे एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक इफेक्ट लेकर के आ सकता है, तो वो आप अंटार्कटिका जाने के बाद ही जान सकते हो। If the ozone layer keeps depleting at the present rate, it will impact the lives of the inhabitant of the area like the sea animals and birds. कहते हैं आपको पता है ओजोन होल डिप्लेशन हो रहा है और वो आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो अंटार्कटिका में। और अगर इसी तरीके से ओजोन होल डिप्लेशन होता रहा तो जितने भी सी एनिमल्स हैं और जितने भी बर्ड्स वगैरह हैं उनके ऊपर काफी गंदा इंपैक्ट पड़ेगा। मोरोवर, इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल। अब अल्टीमेटली सारे चेन एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, तो अगर वहाँ के सी एनिमल्स और बर्ड के ऊपर फर्क पड़ेगा तो उनसे बाकी एनिमल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और इस तरीके से जो पूरी डाइवर्सिटी है वो हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, है ना। सो अल्टीमेटली ग्लोबल कार्बन साइकिल के ऊपर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ने वाला है अगर हम लोगों ने इस ओजोन होल डिप्लेशन को होने से नहीं रोका तो। वी लर्न अबाउट द कंट्रीब्यूटर्स टू क्लाइमेट चेंज। अब कौन कौन क्लाइमेट चेंज का कंट्रीब्यूटर है ये भी हमें यहाँ पे पता चलता है।
बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक, जो ओजोन होल डिप्लेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और बहुत सारे अदर कॉजेज भी हैं जस्ट लाइक पोल्यूशन, डैमेजेस एटसेट्रा। ऑल दिस इज डैमेजिंग द क्वालिटी ऑफ एंटार्क्टिका। अब जब हम यहाँ पर डैमेज करते हैं तो वो एंटार्क्टिका की क्वालिटी को डैमेज कर रहा होता है, एंड दिस में कॉज इमेंस डेंजर टू ह्यूमन लाइफ। अब कहीं ना कहीं वो घूमते घूमते ह्यूमन बीइंग तक पहुंचेगा और वो ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है उसको डेंजर में डालेगा ही डालेगा। मोreover we also learn about it through examples of phytoplankton। अब यहाँ पर हमें जो ऑथर है वो एक और जानवर के बारे में बता रही है, दैट इज फाइटोप्लैंक्टन, जो कि पाए जाते हैं कहाँ पर, एंटार्क्टिका में। अब देखो यहाँ पे कितनी शानदार चीज उन्होंने देखी। फाइनली द स्टोरी एंड्स विद द ऑथर ऑब्जर्विंग सम सील्स सन बाथिंग ऑन आइस। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि सीन्स क्या उन्होंने देखे। वहां पर लास्ट में कुछ सील्स थी, वो उस बर्फीली जगह पे, वहां पे उनको सूरज दिखाई दे रहा है और वो सूरज में सन बाथिंग ले रही हैं किसी पानी वाले एरिया में। दैट मीन्स बर्फ इज जस्ट मेल्टिंग। It makes her wonder whether this beauty will reserve for the years to come or will the future be catastrophic। इससे उनको एक डर पैदा हो गया कि पता नहीं हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हमारा फ्यूचर सर्वाइव करेगा भी या नहीं करेगा, या हमारे फ्यूचर में एक भारी तबाही हमें देखने के लिए मिलेगी। So this is a chapter which is really very amazing, and here you learn a lot about Antarctica, which author tells us. Now to sum up the story journey to the end of the earth, we learn in detail about climate change। हमें पता चलता है climate change में कैसे कैसे फर्क आता है और किस तरीके से वो हमारी जिंदगियों को impact कर रहा है। And of other living beings dangerously, it serves as a wake up call to start working to make the planet a healthier place। So अब यहाँ पर जब हम अंटार्कटिका जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम लोग कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स को एक वेलकमिंग टोन दे रहे हैं कि आओ हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करो लाइफ में, और अगर यही चलता रहा तो बहुत सारी दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी और उन बढ़ती हुई दिक्कतों को हम कभी भी रोक नहीं पाएंगे। सो ये एक हमारे लिए वेकअप कॉल भी है कि जागो ग्राहक जागो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कुछ ऐसा कर दो जो बहुत ही डेंजरस हो जाए और हमारी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे, राइट। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछना चाहूंगी एक क्वेश्चन जाते जाते लास्ट में, विच इज गोना बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई बिलीव कि जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दे रही हूँ वो साइड में आप कहीं पे कॉपी में लिखोगे, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी हाउ एंटार्क्टिका इज एक्सप्लेन्ड बाय ऑथर 650 मिलियन ईयर्स अगो। इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर मुझे करना है ना। आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा तीनों चैप्टर्स, चाहे वो आपका द थर्ड लेवल हो, चाहे वो टाइगर किंग हो, चाहे वो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ हो। आपने हर एक चैप्टर से एक लेसन लिया होगा और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिखे होंगे। उन पॉइंटर्स को आप अपनी कॉपी में जरूर से जरूर नोट करें। इट विल हेल्प यू अलॉट टू इम्प्रूव योर समरी पार्ट। नोट मेकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इनको अच्छे से पढ़िए और अच्छा स्कोर करिए अपने एग्जाम में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।